सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी बार टेस्ट दे रहा हूँ, इतने दिनों से टेस्ट दे रहा हूँ, कभी मेरा मन करता है टेस्ट ना ही दूँ। टेस्ट होता है 180 नंबर का हर सब्जेक्ट का, और उसमें से मेरे मार्क्स हमेशा कम रह जाते हैं। मैं सोचता हूँ इस बार नहीं अगली बार नंबर बढ़ा लूँगा, चाहे जो हो जाए। फिर मेरे नंबर कम रह जाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा कवर नहीं हुआ था, ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर अगली बार फिर मैं टेस्ट देता हूँ, फिर मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। सर क्या करें हम, हमारे मार्क्स जो है वह 450 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, या मेरे सर टेस्ट में 500 आए तो 500 पर ही अटके हुए हैं। 720 में से मैंने पिछले 2 महीने 3 महीने से हर टेस्ट दे के देख लिया, कोई विधि कार्य नहीं कर रही है। या मैं क्या करूं कि मेरे मार्क्स टेस्ट में बढ़ जाए? यह सवाल आज हर एक नीट एस्पिरेंट के दिमाग में घूम रहा है, जो इस साल अपने नीट को क्वालिफाई करना चाहता है और अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता है। क्योंकि ये जो टेस्ट है यही एक्चुअल में हमारा मैदान है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। तो अगर हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तो इस बात की भी गारंटी है कि नीट में कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा। यूजुअली इस प्रकार के चमत्कार बोर्ड एग्जाम में बहुत होते हैं कि हमारे आ रहे थे 80-85% बोर्ड एग्जाम में आ गए 90 के पार, लेकिन नीट में कभी ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे थे, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वह नॉर्मली 450-500 की रेंज में आ रहे तो शॉर्ट मानिए नीट के एग्जाम में भी इतने ही आएंगे 720 में से। तो हम अभी भी जो समय बचा है हमारे पास, जो बचे हुए 3-4 महीने हैं, इनमें क्या स्ट्रेटेजी लगाए जिससे हमारे जो टेस्ट है उसमें मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो इसी सवाल का जवाब आज जानेंगे मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में भौतिक विज्ञान के मास्टर साहब के साथ, है ना, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं मास्टर साहब। तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें बता देता हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं पिछले 8 साल से ज़्यादा से नीट और जेई के लिए। तो इतने सालों में मैंने एक बात ज़रूर देखी कि जो टेस्ट वाला पैटर्न है कि सर कितना भी अच्छा पढ़ ले, हम कितना भी बेहतर कर ले, लेकिन वो टेस्ट में मार्क्स हमारे नहीं बढ़ पा रहे। तो बीते हुए सालों के एक्सपीरियंस से और जो आजमाई हुई टेक्निक है मेरी, जो मैंने बहुत सारे बच्चों पे ऑफलाइन ऑनलाइन आजमाई है, जिनसे बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और इंप्रूव होकर 100 नंबर 200 नंबर समय के साथ 200 नंबर बढ़ाए हैं बच्चों ने अपने 720 में से। जिनके 400 तक थे उनके मार्क्स 550-600 की रेंज में पहुंचे हैं। वही टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर बजा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल पाए नए वीडियोस के। इस चैनल पे हम ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं। ये डाउटनेट नीट का हिंदी मीडियम चैनल है और ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट हिंदी मीडियम। और साथ ही साथ हम काफ़ी सारे जानकारी वाले वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं आपके लिए इस चैनल पर, गाइडेंस सेशंस भी, और क्लासेस तो रेगुलरली चलती है। इस वीडियो को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। टेस्ट के पहले क्या करना होता है, टेस्ट में क्या करना होता है और टेस्ट के बाद क्या करना होता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे इन तीनों स्टेप्स को, और वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये आप तीनों स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इस बात की गारंटी है आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आप किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, किसी भी भाषा में पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज ये मेरा वीडियो जो है वो मैक्सिमम बच्चों तक जरूर पहुंचाना। ये जो जिम्मा है वो मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। मुझे उम्मीद है आप शेयर जरूर करेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि टेस्ट के पहले क्या करें। तो सभी लोग बोलते हैं टेस्ट के पहले रिवीजन करो, टेस्ट का सिलेबस देखो। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होता है, हमारे मन में यह सवाल होता है बहुत बार कि सर हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, या जिस चैप्टर का टेस्ट है, जिस पोर्शन का टेस्ट है, वो पोर्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है।
हम पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं अभी, तो सर वह हमारे जो चैप्टर का टेस्ट है उसमें हमारा एक टॉपिक छुटा हुआ है, या कभी लगता है सर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे उसके, या कभी लगता है सर उसका रिवीजन पूरा नहीं हुआ, तो मैं टेस्ट कैसे दे दूं? अगर आपके भी मन में यह सवाल आता है तो सबसे पहले यह जान लो कि जिस दिन जिस समय आपका टेस्ट होना है, आप कोटा, जयपुर, इंदौर, भारत देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जिस दिन आपका टेस्ट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हो, कभी यह मत सोचना कि मैं बाद में टेस्ट दे दूंगा। जिस टेस्ट के लिए आपने सोच लिया कि मैं बाद में टेस्ट दे दूंगा, मतलब वहां से आपने अपना मामला खत्म कर लिया है, आप वहां से अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। आपने उसी क्षण सोच लिया है कि मैं इस टेस्ट को तो नहीं दे रहा हूं, मैं इसको बाद में दूंगा, तो वो वाला टॉपिक वाला चैप्टर आपका, आप कितना भी पढ़ लो, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मैं रिवीजन करने के बाद दूंगा, टेस्ट सिलेबस पूरा होने के बाद मैं टेस्ट दूंगा। ये सब भांति भांति प्रकार की बातें होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को अपडेट रखो। आपको पता है जब कि 3 दिन बाद टेस्ट है, तो उसके हिसाब से इन बीते हुए बचे हुए 3 दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, ताकि आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, या उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, या उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती किसी भी चीज की। हाँ, यह सत्य बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आज से नीट के लिए पढ़ना शुरू करो, तो आप नीट के लिए पढ़ोगे, लेकिन थोड़े ही दिनों में लगेगा कि सर नहीं, मैं इस बार तो नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन सर मैं 2024 के लिए पढ़ना शुरू कर देता हूं, मैं उस साल नीट का एग्जाम निकाल लूंगा। आज से 1 साल बाद फिर हम मिलेंगे इसी मोड़ पर जिंदगी के, और फिर आपके मन में आएगा कि सर नीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी दे सकते हैं, तो मैं बीएससी कर लेता हूं और उसके बाद में साथ साथ नीट का एग्जाम देते जाऊंगा। 2020 में लॉकडाउन हुआ था, नीट का एग्जाम होने वाला था मई में, लेकिन वो नीट का एग्जाम आगे बढ़ते 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 सितंबर तक पहुंच गया। उस साल जो बच्चों ने सोचा था कि यार अब तो लॉकडाउन हो गया है, अब तो नीट का एग्जाम पता नहीं कब होगा, अब मैं और बढ़िया से रिवीजन कर लेता हूं, या मैं अभी थोड़ा सा ये छोड़ के वो पढ़ लेता हूं, अपनी जो कंटिन्यूअस फ्लो था उसे तोड़ दिया, उन बच्चों से बात कर लो, या नहीं है तुम्हारे पास तो उन बच्चों से मैं मिलवा देता हूं, उनके मार्क्स जितने टेस्ट में पहले आ रहे थे उससे कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में चीजें छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि यार अब फिजिक्स तो मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं थोड़ा बायो पे ध्यान दे लेता हूं, बायो तो बहुत पढ़ लिया, अब ये थोड़े दिन के लिए रख देता हूं, अब नीट का एग्जाम जब डेट आएगी तब पढ़ लेंगे, अभी तो ये पढ़ लेता हूं मैं। तो जो कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ था, वो कंटिन्यूअस फ्लो तोड़ दिया और बीच में टेस्ट छोड़ दिए, और जैसे ही टेस्ट छोड़े तो प्रिपरेशन सारी गड़बड़ हो गई। अगर मैं आज से तुम्हें यह बोल दूं कि नीट का एग्जाम अभी नहीं है, 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद भी नीट के एग्जाम के 10 दिन पहले जब हम मिलेंगे तो वही फीलिंग होगी तुम्हारी जो आज से 4 महीने बाद नीट का एग्जाम है, और 10 दिन पहले जो फीलिंग होगी, वही डर होगा, वही खौफ होगा तुम्हारे मन में, और वही घबराहट होगी कि 10 दिन बाद नीट का एग्जाम है, भले कितना भी पढ़ लो। तो वो प्रिपरेशन जो है, वो अगर आप उस समझ में 100% कंप्लीट करके टेस्ट दूंगा तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट देना है, चाहे जब हो, कभी भी हो, जिस समय हो, टेस्ट देना है, इस बात की गांठ बांध लो। आने वाले 4 महीने जितने भी आपके बचे हुए नीट के एग्जाम के लिए, उनमें कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, काफी बच्चे टेस्ट देते हैं, 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट होता है। हाँ सर, अब तो नीट ने टाइम बढ़ा दिया, 3 घंटे 20 मिनट कर दिया। दिमाग चलता है, मैं 1 घंटा करूंगा फिजिक्स, 1 घंटा करूंगा केमिस्ट्री, 1 घंटा करूंगा बायो। बहुत बढ़िया मास्टर प्लान है। यह मास्टर प्लान उन्हीं लोगों का है, उन्हीं 18 लाख में से जो 17 लाख के ऊपर बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, उन लोगों का मास्टर प्लान है। 1 घंटा ये कर लूंगा, 1 घंटा ये कर लूंगा, 1 घंटा ये कर लूंगा, 20 मिनट में ओएमआर भर दूंगा, मामला सेट है। यह जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है उनका प्लान है ये, इस बात की गारंटी है। क्यों? तुम्हें नहीं पता कि नीट का पेपर कैसे बनने वाला है। आज से पहले, मतलब कि अगर मैं 2022 का पेपर हटा दूं तो उससे पहले बायो इजी आता था, बच्चे सबसे पहले बायो करते थे, बायो 30-40 मिनट के अंदर कर देते थे, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा भी सीक्वेंस बिठाना हो। 2022 के एग्जाम में जिसने पहले बायो किया और उसने सोचा कि मैं बायो खत्म करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाऊंगा, उसके मार्क्स 20-30 नंबर जितने आने थे उससे कम आए। क्यों? बायो में लेंथी क्वेश्चंस आ गए सर,
फिजिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन आ गए। तो तुम्हें नहीं पता वहां जाकर क्या होने वाला है, तुम्हें नहीं पता अगली बॉल यॉर्कर है या बाउंसर है, और तुम जो बॉलर दौड़ते हुए आ रहा उससे नहीं पहचान सकते कि ये बाउंसर फेंकने वाला है या यॉर्कर। वो बॉल जब उसके हाथ से निकलेगी तभी पता चलेगा, मतलब कि वो बॉल तुम्हारे सामने आ चुकी है। तब पता करना है कि तुम्हें अब इसे छोड़ना है या इस बॉल पे शॉट उड़ाना है। तो तब कैसे पता करें? तब पता करने की एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं। टाइम अलॉटेशन कभी भी सब्जेक्ट वाइज मत करना। टाइम अलॉटेशन करना होता है इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। मतलब जैसे आपने पेपर खोला, आपका फेवरेट बायोलॉजी, बहुत बढ़िया, आप बायो खोलो। बायो में जो क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन देखते ही लगा अच्छा इसका आंसर तो ये होगा, इसका आंसर तो ये होगा, बिना सोचे कि ऐसा ना सोचना पड़े कि 4 ऑप्शन है तो सर 2 ऑप्शन बता दे, 2 ऑप्शन के बारे में मैं सोच रहा हूं, यार ये कहीं पढ़ा था, ये कॉकरोच के 4 पैर होते हैं या 6 पैर होते हैं, कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। तो अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है किसी भी सवाल को लेकर, तो छोड़ दो उस सवाल को तुरंत। एकदम इजी 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 क्वेश्चन करना है सबसे पहले, क्योंकि तू डिफिकल्ट कर या इजी कर वो नीट वाले नहीं देखेंगे। नीट वाला सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि जिसने 50वें नंबर का या जिसने क्वेश्चन नंबर 44 किया और ये कितना इंटेलिजेंट है डॉक्टर बनाओ, ऐसा नहीं होता है। जिसने टोटल क्वेश्चन किए, जिसने ज्यादा क्वेश्चन सही किए उसका सिलेक्शन होगा यार। तो क्यों ऐसा सोचते हो कि मैं नहीं, ये क्वेश्चन तो ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है। ईगो प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर, यार ये तो मैंने चैप्टर पढ़ा था, यार ये वाला टॉपिक तो मैंने करा था, इसका तो क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा, मैं तो करके ही रहूंगी, ये तो नहीं बना तो कैसे बाकी सब बनेगा? क्या भरोसा, जो टॉपिक तुमने बस झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम में देखा था कि अच्छा ये फॉर्मूला, तो उसका बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ा हो आगे तुम्हारे और तुम उसमें 4 नंबर पा लो। हो सकता है कि नीट में ऐसा देखा जाएगा, अरे यार ये वाला टॉपिक तो बहुत आसान है, ये बच्चे तो पढ़ते पढ़ते से डिफिकल्ट सवाल बनाया जाए। जो पेपर बनाने वाला उसने सोचा कि जो डिफिकल्ट टॉपिक उससे बहुत आसान सवाल चुना जाए, ऐसा हो गया। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने जिनमें देखते ही अच्छा ये आंसर होगा, अच्छा ये ऑप्शन, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। भले ही पहले 10 सवाल में से एक भी तुझे समझना है, एक भी तुझे ना लगे इजी है, छोड़ दे 10 के 10। मेरे पास बहुत सारे सवाल है, मेरे पास 180 सवाल है, 180 में से 10 सवाल छोड़ भी देता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 180 सवाल है ना। पेपर बच्चा शुरू कर रहा है 1 नंबर क्वेश्चन से, क्यों 1 नंबर से शुरू कर, रैंडम शुरू कर, 22वें नंबर से क्वेश्चन शुरू कर ले। 1 2 3 तुझे समझ नहीं लिया, 22वां नंबर, हाँ 22 से क्वेश्चन शुरू करूंगा मैं, 22 23 24 24 25 26 27 ये करूंगा मैं। क्वेश्चन तो सारी करने हैं एट लास्ट। तो इजी क्वेश्चंस, ये इजी क्वेश्चंस का जो सेक्शन है बेटा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर कोशिश करो कि 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे 50 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना पूरा का पूरा पेपर देख लिया, पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया, तुम्हारी आंखों के नजरों के सामने से 1 घंटे या मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे से कुछ समय कम में तुमने एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस कर लिए। और इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं तुझे कि अगर तुमने इजी इजी क्वेश्चन छाट लिए तो तुम 180 में से 100 प्लस क्वेश्चन कर ले जाओगे, 110%। 180 में से तुम 100 प्लस क्वेश्चन करके ले जाओगे। 100 प्लस मतलब तुमने 2 घंटे में 400 से ऊपर नंबर लेकर आ गए। 2 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुआ और तुम्हारे 400 के ऊपर नंबर पक्के हो गए नीट के एग्जाम में। अब क्या करना है? अब मुझे इसे 200 नंबर और लेकर आने बचे 1 घंटे में। अगर तुम एक क्वेश्चन के पीछे बीच में भिड़ गए कि नहीं ये तो मेरे को करना ही है, क्यों ईगो पे ले रहा है? कोई नहीं देखने वाला कि तूने वो क्वेश्चन किया नहीं करा। मेन इंपॉर्टेंट बात है आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो। तो वही वाली बात है कि हमें क्या करना है, हमें 400 प्लस नंबर का टारगेट करना है 2 घंटे खत्म होने से पहले। उसके बाद में ये इजी क्वेश्चन से शॉर्ट सही है, हमारे नेगेटिव भी नहीं हुआ है हमारा। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब आपने पेपर देख लिया तो आपने गोला मार दी कि अच्छा ये क्वेश्चन बाद में, ये क्वेश्चन बाद में, ये क्वेश्चन बाद में, ठीक है। अब आपको जो मीडियम क्वेश्चन मतलब बचे हुए पूरे पेपर में एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जो आसान थे या जिसमें आपने क्वेश्चन किया था एक ऑप्शन में डाउट था, या कैलकुलेशन कर रहे थे सर फिजिक्स में, ये मेरे को लग रहा है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या सर ये आंसर में मेरे को डाउट हो रहा है 0.2 आएगा 0.002 आएगा, तो उन क्वेश्चंस की तरफ जाओ जो क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी करे हुए। तो देखो अब इनको करने में तुम्हें कम टाइम लगेगा
क्यों? क्योंकि ये तुमने एक बार देख लिए है, हो सकता है उसका फॉर्मूला उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा हो, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सवाल जा चुका है, पीछे से दिमाग से फॉर्मूला निकल कर आया, ओहो ये फॉर्मूला तो ये था, अब याद आ गया, अब कर ले। तो अब ऐसे 40 से ज्यादा, 40 या 50, 40 क्वेश्चन के करीब जो बचे हुए, 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में जितने भी बने वो क्वेश्चंस कर लो। अब तुम्हारा ये पूरा कार्यक्रम जो है वो 2 घंटे और 30 मिनट, या अगर मैं 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से पेपर मान रहा हूं, तो तुम्हारा ये पूरा कार्यक्रम जो है वो 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास पेपर में OMR मार्क करने के, मैं 20 मिनट, वो 20 मिनट तो देख ही नहीं रहा हूं मैं, वो OMR मार्क करने वगैरह में ले ले तू, चल अभी भी तुम्हारे पास 20 से 25 मिनट बचेंगे, जिसमें तुम्हें अब वो 40 जो मोस्ट है ना, 40 या अगर तुमने इधर थोड़े और ज्यादा कर लिए तो 30 से 40 सवाल बचे हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट सवालों में से थे उस पेपर के, जिसे अब तुम्हें टाइम देना है। और तुम इन सवालों को 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब एक बार इजी का राउंड मार रहे थे पेपर में तब पढ़ लिया, मीडियम में देख लिया, अच्छा फिर भी नहीं बन रहा, चल फिर से छोड़ दे इसे। अब ये जो डिफिकल्ट वाले सवाल है उन पे टाइम दो। क्यों? क्योंकि इनको अगर तुमने पहले टाइम दे दिया होता तो डिमोटिवेट भी करते तुम्हें, और जो इजी वाले क्वेश्चन थे उन्हें तुम छोड़ देते। अब इन्हें टाइम दो। अगर इन 30 या 40 क्वेश्चन में से तुम 50% क्वेश्चन भी लेकर आ जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बुला लेंगे, आजा बेटा यही सीट तेरे लिए रखी हुई थी हमने। अगर तुमने यहां पर 40 प्लस क्वेश्चन और कर दिए तो यहां पर ये तुमने 180 के करीब नंबर और जोड़ लिए, सॉरी 160 के करीब नंबर और जोड़ लिए है, और यहां से अगर तुमने 20 से 25 क्वेश्चन और निकाल गए तो मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर तुम हर क्वेश्चन के पीछे भिड़े रहे, मान के तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले कर लिया तूने और उसमें यहां पर टाइम दे दिया, तो ये जो समय ले जा रहे थे ये इजी वाले क्वेश्चन, जो बोल रहे थे मुझे तो तू छोड़ दे, मैं तो ऐसे ही हूं, है ना, मैं आया ही इसलिए ही हूं कि तेरा सिलेक्शन करा ले जाऊं, वो क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोल रहा है, लेकिन वो पढ़ा हुआ है 35वें नंबर पेज पे, 30वें नंबर पेज पे, तुम घूम रहे 4थे 5वें नंबर पेज पर, है ना। बहुत मोटा पेपर आएगा, बुकलेट मिलेगी पूरी, तो वो क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है मुझे कर ले मुझे कर ले मुझे कर ले, लेकिन तू लगा नहीं मैं तो इसे ही करूंगा, मैं तो ये पहले डिफिकल्ट वाला ही करूंगा, तो कर, नहीं होगा तेरा सिलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी टाइम अलॉटमेंट वाली, कि तुम्हें कैसे टाइम अलॉट करना है हर एक जगह। अब लास्ट बात पर मैं आता हूं, टेस्ट के बाद क्या करना है। टेस्ट के बाद क्या करना है ना, एक छोटी सी बात है ये, 1.5 घंटा टेस्ट के बाद में अपने आप को देना है। हमें एनालिसिस करना है, हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्या क्वेश्चन मुझसे डिफिकल्ट था इसलिए नहीं बना, या क्या क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा थी या बहुत लेंदी सॉल्यूशन था इसलिए नहीं बना, या इसे कैटेगरी में बांटो, क्यों नहीं बना, सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन नहीं बने मुझसे, कैलकुलेशन नहीं बने, फॉर्मूला नहीं याद था मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था सर, वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा क्या कहना चाहता है। तो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो कि ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ था मेरे से, और उसके बाद में आधा से 1 से 1.5 घंटा, अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट का टेस्ट है तो 1 आधा घंटा दे सकते हो, 1 घंटे के करीब करीब। पूरा फुल लेंथ सिलेबस दिया था तुमने टेस्ट, तो कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे आराम से देना ही पड़ेंगे, और उसमें हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या गलती करी थी तुमने, क्योंकि अगर तुम खुद की गलती उसे नहीं सीख सकते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात ध्यान रखना अपनी जिंदगी में कि अगर तुमने कुछ गलती करी और तुम खुद की गलती से नहीं सीख रहे हो, अगले टेस्ट में फिर जाके वही कर रहे हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। मनुष्य अगर खुद की बोलते कि दूसरों की गलती सीखे, मैं तो बोलता हूं यार दूसरों को क्यों झांक रहा है, करने दे उसे जो कर रहा है, तो कम से कम खुद से तो सीख ले, खुद को ही देख लो कि क्या गलती कर रहे हैं हम, वही मत करो बस अगले टेस्ट में। 4 महीने में अगर मान के चलो तुम्हारे पास ऐसी 10 बातें थी कि ये 10 चीजें तो मैं हमेशा करता ही करता हूं, खुद को कभी एनालिसिस ही नहीं किया ना सर, खुद को कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा मैं यही चीज बार बार गलत कर रहा हूं। अभी तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो जितनी जनता देखेगी उसमें से 99% बच्चे ऐसे जिनको खुद नहीं पता कि मैं गलत क्या कर देता हूं टेस्ट में। बस सर हो जाता है, सर हो जाते हैं नंबर कम, सर आ जाते हैं नंबर कम, सर पता नहीं क्यों आ रहे हैं, सर मैं बहुत दुखी हूं। अरे दुखी है तो रो ले एक बार बैठ के, फिर आंसू पोंछ कर सोच लेना, या फिर रोने से पहले अभी ही सोच ले कि क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत कर रहा हूं मैं।
दो चीजें हैं कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा तो या तो मैं दुनिया को गाली दे लूं, अरे लोग ही खराब है, मैं गलत जगह पर आ गया, ये तो लोग ही ऐसे है, ये तो पढ़ाते ही ऐसा है, या ये पेपर ही गलत बन गया, है ना। घर वालों को सांत्वना देने के लिए बोल दो, अरे पापा बहुत डिफिकल्ट पेपर बना था इसलिए नंबर कम आ गए। या शांति से बैठ के खुद सोचो कि ये मेरा क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। तो तुझे समझ में आ जाएगा, 2 टेस्ट के अंदर अंदर, 2 से 3 टेस्ट के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा कि तुम क्या ज्यादा गलत कर रहे हो, फॉर्मूले, कंसेप्ट या कैलकुलेशन। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो तो अगले टेस्ट से कैलकुलेशन वाले सवाल थोड़े आखिरी में करो, और कैलकुलेटिव सवाल जो होते हैं उनके लिए मैं बहुत सारा एसपी स्टार बताते रहता हूं बीच में, वो करो। और इसके अलावा कैलकुलेशन जो है वो ऐसे करो कि तुम ध्यानपूर्वक समझो कि अच्छा ये मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किया, इससे ये आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला गलत जा रहा है तो टेस्ट के पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो उसके लिए अलग से क्लासेस देखो। इतनी सिंपल सी बात होती है। और ये बात के लिए मैं तुम्हें ये खाली पन्ने पे सिग्नेचर करके दे सकता हूं कि अगर तुमने ये तीनों चीजें फॉलो कर ली और अगर तुम्हारे मार्क्स ना बढ़े तो बता देना। बस मार्क्स बढ़ेंगे चाहे जो हो जाए, ध्यान रखना टेस्ट देना है। टेस्ट के पहले क्या करना है, बस रिवीजन करना है। टेस्ट सिलेबस देख लेना, ये है, इसका रिवीजन करना है, दैट्स इट। दूसरा पॉइंट था टेस्ट में टाइम अलॉटमेंट। टेस्ट में टाइम अलॉटमेंट क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है। पहले इजी क्वेश्चन छाटना है, शुरू किसी से भी कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी से भी करो। इजी क्वेश्चन छाटने 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा पूरा एक बार पेपर इस पार से उस पार निकल जाए। हमें पता होना चाहिए क्या क्या सवाल थे पूरे पेपर में। उसके अलावा मीडियम टाइप क्वेश्चन करो, उसके बाद में आखिरी में डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुमसे हिले भी नहीं थे। उसके बाद में टेस्ट खत्म करने के बाद में एनालिसिस। अगर ये 3 स्टेप्स बेटा फॉलो करते हो हर एक टेस्ट में तो इस बात की गारंटी की इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। मुझे उम्मीद है ये मेरा आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यह सेशन आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितनों के साथ शेयर कर सकते हो, भले ही वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट की प्रिपरेशन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, है ना। यह सेशन इसलिए नहीं है नीट हो या जेईई के लिए, यह हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे तक पहुंचना चाहिए। ये वाली बात अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने परिवार में लोगों के साथ शेयर करो। और साथ ही साथ इस वीडियो को खत्म करने के बाद में एक नीचे छोटा सा कमेंट जरूर करना, #SP सर, हम आपको वादा करते हैं हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। कमेंट में मैं चाहता हूं #SP सर, हमारा ये वादा है कि हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। और ये 3 स्टेप्स हम कम से कम 3 महीने, आने वाले 3 महीने तक 100% एक एक चीज फॉलो करेंगे और हम देखेंगे भी कि हाँ हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 3 महीने तो बहुत हो गए भैया। 3 महीने में अगर मान कर चलो तुम हर हफ्ते एक टेस्ट दे रहे हो, हर हफ्ते तुम हर संडे टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारे 1 महीने में तुम 4 मिनिमम टेस्ट दे दोगे। और 4 मिनिमम 3 महीने में हो गए 12 टेस्ट। 12 टेस्ट में तो तुम्हें ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो और कैसे कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर ये हैबिट में आ जाएगा तो आखिरी में जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट वैसे अभी भी देना शुरू कर सकते हो, मॉक टेस्ट मतलब फुल सिलेबस टेस्ट, है ना, वो दो और उसमें एनालिसिस करो और उसके बाद में आप 100% रूप से नीट के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें मैंने बताई आप लोगों को, है ना, ये बातें ध्यान रहेगी और ये बातें आप अपने अंदर इंप्लीमेंट जरूर करोगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जल्द ही मिलेंगे हम आने वाले समय में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।